Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी परफेक्ट इंडिया के इस सेशन में मैं जगदीश प्रसाद आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्वालिटी सर्किल प्रेजेंटेशन, जो कि मैं आपको सभी को एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें आप दो चीज समझेंगे। यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी सर्किल है या बनाना चाहते हैं, तो क्वालिटी सर्किल के द्वारा आप किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से रिजॉल्व करेंगे वह मैं बताऊंगा पूरे एग्जाम्पल के साथ। दूसरी है कि यदि आप QCFI में यदि आपका क्वालिटी सर्किल भाग लेना चाहती है, तो QCFI कंपटीशन के लिए किस तरह से प्रेजेंटेशन बनाया जाता है वह भी मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो दोस्तों, आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी सर्किल का यदि बनाना चाहते हैं या QCFI में भाग लेना चाहते हैं कंपटीशन के लिए, तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि क्वालिटी सर्किल होता क्या है। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया उसमें अच्छी तरह से क्वालिटी सर्किल के बारे में हमने समझाने की कोशिश किया है। आप उसे जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। यहां भी मैं संक्षेप में बता दे रहा हूं कि क्वालिटी सर्किल जो है वह इंप्लॉइयों का 6 से 8 मेंबर जो होते हैं उनकी एक छोटी सी टीम होती है, जो कि अपने अपने डिपार्टमेंट के क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं। इसमें इसको क्वालिटी सर्किल टीम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि वो टीम बनाइए जिसमें 6 से 8 मेंबर उसी ऑर्गेनाइजेशन के, और इसमें ध्यान रहे कि वर्कर्स भी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। जब हमारा क्वालिटी सर्किल की टीम बन जाती है तो उसमें से एक लीडर सेलेक्ट करना पड़ता है और एक कोऑर्डिनेटर। कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में एक फैसिलिटेटर भी सिलेक्ट किया जाता है। लीडर जो है वह टीम को लीड करता है। कोऑर्डिनेटर जो है वह क्या करता है कि कोई भी जो प्रॉब्लम डिस्कस होता है उसको टॉप मैनेजमेंट में जाकर के डिस्कस करता है उसके बारे में। और फैसिलिटेटर जो है वह जो कोई भी सुविधा हो उसको वह प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह से आप एक टीम बनाइए और जिस दिन टीम आप बना रहे हैं एक रजिस्टर लीजिए। उस रजिस्टर में आपको क्वालिटी सर्किल का टीम का कुछ नाम देना है। मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए जागृति नाम दिया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। डेट ऑफ स्टार्ट, जिस दिन को आप क्वालिटी सर्किल स्टार्ट कर रहे हैं उस दिन का डेट उसमें मेंशन कीजिए। वर्क एरिया डिसाइड कीजिए और मीटिंग डे एंड टाइम, यानी कि आप वीकली मीटिंग करना चाहते हैं, डेली मीटिंग करना चाहते हैं, टाइम क्या होगा, यह सब उसमें डिसाइड कर दिए रजिस्टर में और उसी के अनुसार काम कीजिए। मीटिंग वेन्यू डिसाइड कीजिए, यानी कि ट्रेनिंग रूम में आपका मीटिंग होगी या कॉन्फ्रेंस रूम में होगी या कहाँ होगी, जो भी है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उसका यह सब चीज डिसाइड कीजिए और रजिस्टर बनाइए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों, यहां देखिए, यहां पे एक टीम बनकर तैयार है। इसमें देखिए फैसिलिटेटर, कोऑर्डिनेटर, लीडर, मेंबर, 4 यहां मेंबर है। सभी को आप यहां फोटो लगा सकते हैं। हमने केवल 2 यहां पे फोटो लगाया है। और उसके बाद मेंबर को यह कहा जाता है कि अपने अपने डिपार्टमेंट का जो भी क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे लिख करके कोऑर्डिनेटर को सबमिट करे। और कोऑर्डिनेटर जो है वह मीटिंग जब होती है तो उस सभी प्रॉब्लम को डिस्कस करता है कि यह प्रॉब्लम है। जब हमारा सबमिट हो जाता है तो तब जाकर के क्वालिटी सर्किल का मेथोडोलॉजी शुरू होता है, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप्स होते हैं वह ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में बना रखा है। यहां पर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वालिटी सर्किल मेथोडोलॉजी में 12 जो है स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। आइए देखते हैं क्या क्या होता है। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, दूसरा है सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, तीसरा है डिफाइन द प्रॉब्लम, फोर्थ है आपको एनालाइज ऑफ प्रॉब्लम, फिफ्थ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज, सिक्स्थ है फाइंडिंग ऑफ रूट कॉज, सेवेंथ है डाटा एनालाइज, 8 है डेवलपिंग सॉल्यूशन, 9th है फोरसीइंग रेसिस्टेंस, 10th है ट्रायल इंप्लीमेंटेशन, 11th है रेगुलर इंप्लीमेंटेशन और 12th है फॉलो अप एंड रिव्यू। यानी कि कोई भी क्वालिटी सर्किल में यदि कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व करना है तो आपको 12 स्टेप से गुजरना पड़ता है। और यह जो 12 जो स्टेप है वह PDCA साइकिल पे काम करता है। PDCA का मतलब प्लान, डू, चेक, एक्ट। 1 से लेकर के 3 तक आपको प्लान है, 4 से लेकर 8 तक डू है, 9th और 10th जो है चेक है और 11th 12th जो है एक्ट
करेक्ट है, यानी कि यह मेथोडोलॉजी जो 12 स्टेप्स है वह पीडीसीए साइकिल पे काम करता है। अब आइए इसको हम एक एक करके एग्जाम्पल के लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमने आपको बताया, जो 12th स्टेप बताया, उसके लिए आपको एक एक्टिविटी प्लान बनाइए। एक्टिविटी प्लान में क्या होता है कि आप टोटल यहाँ पे स्टेप्स को लिख दीजिए और यहाँ पे वीक डिसाइड कीजिए 1, 2, 3, 4, जैसे हमने यहाँ 15 वीक में समाप्त किया है, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। इसमें है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम कब तक कर लेंगे, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम कब करेंगे, डिफाइन द प्रॉब्लम कब, इस तरह से आप वीक वाइज एक आप प्लान यहाँ बना सकते हैं। आइए दोस्तों अब स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें क्या करते हैं कि जितने भी प्रॉब्लम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है क्वालिटी से रिलेटेड, उसको लिस्ट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्वालिटी सर्किल का जो टीम है, आप यहाँ पर फोटो लगा सकते हैं और इस जो प्रॉब्लम लिस्ट आउट हुआ है उस पर डिस्कस किया जाता है। और इसमें देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लास्टिक का कोई पार्ट बनाती है, उसका हमने एग्जांपल लिया है। इसमें देखिए कौन कौन सा प्रॉब्लम आती है, फ्लैश का है, सिल्वर मार्क है, वेल्ड लाइन है, बर्न मार्क है, ब्लिस्टर है, कलर स्ट्रिक है, डिलेमिनेशन है, इम्बेडेड कॉन्टामिनेट है, फ्लो मार्क है, सिंक मार्क है और शॉर्ट फिल है। इस टाइप का वह प्रॉब्लम फेस कर रही है यह ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले क्या किया गया कि उस सभी प्रॉब्लम को लिस्ट आउट कर लिया गया। इसमें वो जो प्रॉब्लम हम लेते हैं वह इन हाउस का भी हो सकता है, कस्टमर लाइन का भी हो सकता है और वारंटी से रिलेटेड हो सकता है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टेप 2 का। स्टेप 2 में सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। अब इसमें क्या करते हैं कि जो बहुत सारे प्रॉब्लम है उसमें से सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा प्रॉब्लम हमें पहले रिजॉल्व करना है। इसके लिए क्या करेंगे, सभी प्रॉब्लम को आप लिस्ट आउट जो हमने किया था उसको एक साथ लिख लीजिए, जैसे कि फ्लैश है, सिल्वर मार्क है, वेल्ड लाइन है, बर्न मार्क है, इस तरह से सभी प्रॉब्लम को लिख दीजिए। और ये प्रॉब्लम को सबसे पहले आप क्या कीजिए कि कैटेगरी में बांटिए। कैटेगरी 3 तरह का इसमें हमने दिखाया है। कैटेगरी ए है जो कि प्रॉब्लम जो है वो अपने आप हम खुद सॉल्व कर सकते हैं, यानी अपने डिपार्टमेंट से ही सॉल्व कर सकते हैं, किसी दूसरे डिपार्टमेंट की हेल्प नहीं लेना पड़ता है। बी को रखिए जिससे कि सॉल्व करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट का हेल्प लेना पड़ता है। और सी कैटेगरी में रखिए जिसको सॉल्व करने के लिए हमें मैनेजमेंट से हेल्प लेना पड़ता है। इस तरह से सभी प्रॉब्लम को कैटेगराइज में कर दीजिए, कैटेगरी में बांट दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो बांटा है ए बी, इसमें हमें ए कैटेगरी 3 है, बी कैटेगरी जो है 8 है और सी कैटेगरी 0 है। इस तरह से आप अपने प्रॉब्लम को जो ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है क्वालिटी प्रॉब्लम, उसको अपने आप अपने हिसाब से कैटेगरी रख सकते हैं। ध्यान रखिए कि ए कैटेगरी जो अपने आप हम सॉल्व कर सकते हैं, बी कैटेगरी दूसरे डिपार्टमेंट के हेल्प से सॉल्व करते हैं और सी कैटेगरी रखते हैं जो मैनेजमेंट से हेल्प लेना पड़ता है। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए सिलेक्शन जो है, अब सिलेक्शन करना है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसमें से कोई एक प्रॉब्लम को हम सिलेक्ट करेंगे जिस पे हमें काम करना है। इसके लिए आप परेटो एनालिसिस कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फ्लैश, सिल्वर मार्क, शॉर्ट फिल, यह इसको लेकर के एक परेटो ग्राफ बनाया है, परेटो एनालिसिस किया है, जिसमें यह निकल के आया है कि फ्लैश जो है सबसे सीवियरिटी है, सबसे ज्यादा है, इसीलिए हमें फ्लैश पे काम करना पड़ेगा। आप अपने अनुसार जो भी प्रॉब्लम है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टेप 3 डिफाइन द प्रॉब्लम, यानी कि हमने जो फ्लैश किया उसके क्या डिफाइन किया, इसके आप यहाँ फोटो लगा सकते हैं और उस प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। दोस्तों स्टेप 4 एनालाइज अ प्रॉब्लम। इसमें क्या करते हैं कि 4W1H के हेल्प से आप प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं। 4W1H होता क्या है वह देखिए, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ टू डिटेक्ट, यानी कि जो प्रॉब्लम आई है वह क्या है और कैसे डिटेक्ट हुआ, यह सब चीज एनालाइज किया जाता है। एनालाइज ऑफ प्रॉब्लम है। आइए देखिए जो हमने एग्जांपल लिया है उसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। व्हाट, नॉट असेंबल ड्यू टू फ्लैश, फ्लैश के चलते वह असेंबल नहीं हो रहा था, मेन यह प्रॉब्लम था। व्हेन, व्हेन में है कहां पे, तो ड्यूरिंग असेंबली, जब असेंबली हो रही थी, फिटमेंट किया जा रहा था, उस समय वहां पे यह प्रॉब्लम पकड़ा गया। वेयर, कहां पकड़ा गया, कस्टमर एंड पे पकड़ा गया। हु, कौन पकड़ा, कस्टमर ने पकड़ा। हाउ टू डिटेक्ट, कैसे पकड़ा, विजुअली पकड़ा। तो इस तरह से आप एनालाइज ऑफ प्रॉब्लम कर सकते हैं।
आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टेप 5 का, जो आइडेंटिफिकेशन काउज होता है। दोस्तों यहाँ पे जो काउज एंड इफेक्ट के एनालिसिस के थ्रू आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ काउज कर सकते हैं। हमने काउज एंड इफेक्ट, जिसे हम फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं, 7QC टूल्स में बहुत ही अच्छे तरह से समझाया है। उसको आप देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। यहाँ पे हमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टेप 5 में काउज एंड इफेक्ट के द्वारा आप प्रॉब्लम को रूट काउज पे जा सकते हैं। यहाँ पर फ्लैश के लिए हमने बहुत सारे पॉसिबल कारण दिया है जो रिलेटेड मैन मशीन मटेरियल मेथड से है। आप 4M या 6M से आप इसका प्रॉब्लम को रूट काउज पता लगा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टेप 6 का, जो स्टेप 6 जो वाई एनालिसिस करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो प्रॉब्लम आया है उसको हम वाई एनालिसिस के द्वारा पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उसका रूट काउज क्या है जनरेशन का प्रॉब्लम का। तो इसमें क्या करते हैं, हम 4 से 5 बार वाई क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर मिलते जाता है। यहाँ पे हमने एग्जांपल में प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि जो पार्ट प्लास्टिक का है वह असेंबल नहीं हो पा रहा है। तब पहला क्वेश्चन यह है कि पार्ट नॉट एबल टू असेंबल। अब क्वेश्चन होता है कि वाई क्यों नहीं असेंबल हो पा रहा था। तो फिटमेंट पोर्शन डायमेंशन मोर, जहां पर फिट होना चाह रहा था उस पार्ट में, वहां डायमेंशन ज्यादा हो गया था। क्यों डायमेंशन ज्यादा हो गया था, क्योंकि फ्लैश ऑब्जर्व ऑन फिटमेंट पोर्शन, जिस पोर्शन में फिट होना था उसमें फ्लैश ऑब्जर्व हुआ, यानी कि फ्लैश आ रहा था, इसलिए वो फिट नहीं हो पा रहा था। अब हम बात करेंगे कि फ्लैश क्यों आया था। तब जाकर हमने रूट काउज पता लगाया और क्वेश्चन बना कि क्यों फ्लैश आ रहा था। तो फ्लैश इसीलिए आ रहा था कि जो इंजेक्शन मोल्ड का जो वेंट डाया है, एयर वेंट डाया है, वह जो है ज्यादा हो गया था, जिसके चलते उसमें फ्लैश आना शुरू हो गया था। आइए अब हम बात करते हैं स्टेप 7 का। स्टेप 7 में एनालाइज ऑफ रूट काउज करते हैं, यानी कि हम पता लगा लिए अब कि रूट काउज क्या है। तो रूट काउज क्या निकल के आया कि जो फ्लैश जनरेट हो रहा था वह मोल्ड का वेंट डाया ज्यादा था, जिसके चलते फ्लैश जनरेट हो रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उस मोल्ड पे काम करेंगे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। आइए अब हम बात करें स्टेप 8 का, जिसमें हम डेवलपिंग सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि वेंट डाया जब ज्यादा है तो उसको उस मोल्ड को रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि हमारा यह निकल के आया सॉल्यूशन करने के लिए कि मोल्ड रेक्टिफिकेशन करना जरूरी है। इसमें दोस्तों आप बिफोर और आफ्टर सॉल्यूशन हो जाने के बाद आप यहाँ मोल्ड का जो कि पहले क्या था उसके बाद आपने कैसा किया, इसमें फोटो आप लगा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टेप 9 जो फोर्सिंग रेसिस्टेंस है। इसमें जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहां से हमें सपोर्ट लेना पड़ा, उसके लिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे नंबर 1 है मैनेजमेंट सपोर्ट, यानी कि यह रूट काउज जब हमने एक्सप्लेन किया अपने मैनेजमेंट के सामने तो उन्होंने टूल रेक्टिफाई करने के लिए अप्रूवल दे दिया। दूसरा है टूल रूम मेंटेनेंस सपोर्ट, क्योंकि यह टूल जो है, जो मोल्ड है, वो रेक्टिफिकेशन होना है टूल रूम में, इसलिए उनसे हमने रेक्टिफाई कराया, उनसे हमने हेल्प लिया। कॉस्ट इफेक्टिव की अगर हम बात करें तो चूंकि यह इन हाउस हुआ था, इसलिए कॉस्ट जो है टूल रेक्टिफिकेशन करने के लिए बहुत ही नेग्लिजिबल लगा। कस्टमर अप्रूवल, दोस्तों यदि आप कोई चीज भी चेंज कर रहे हैं, टूल रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो आप कस्टमर से इसका अप्रूवल ले सकते हैं यदि जरूरत है। अदरवाइज सभी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कस्टमर से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हमारा 9 स्टेप कंप्लीट हुआ। आइए दोस्तों हम बात करते हैं स्टेप 10 का, जो कि ट्रायल रन स्टेटस होता है। दोस्तों ट्रायल रन स्टेटस क्या है, जब हमने काउंटर मेजर लिया है, यानी कि टूल रेक्टिफाई कराया है, तो उसका हम प्रोडक्शन करके देखते हैं कि हमारा जो एक्शन लिया गया है वो कितना इफेक्टिव है। इसके लिए आप जैसे कि एक चार्ट बनाइए, इसमें डेट लिखिए, यहाँ टोटल प्रोडक्शन कीजिए, ओके पार्ट कितना निकला, कितना एनजी पार्ट निकला, ओके का परसेंटेज कितना है, और रिमार्क यदि कोई पार्ट उसमें रिजेक्ट निकलता है तो किस लिए होता है इसमें लिख सकते हैं। हमने प्रोडक्शन टोटल किया है 800, ओके पार्ट निकला 797, 3 पार्ट रिजेक्ट निकला, और यह परसेंटेज कितना ओके पार्ट का हो गया 99.625% हुआ। और जो 3 पार्ट जो निकला है वह फ्लैश के चलते नहीं रिजेक्ट हुआ है, वह सेटिंग के समय मोल्ड जब सेटिंग होता है उसके चलते 3 पीस रिजेक्ट निकला है। इस तरह से आप टोटल चार्ट बना करके आप देख सकते। आइए दोस्तों हम बात करते हैं स्टेप 11 का, जो कि रेगुलर इंप्लीमेंटेशन बेनिफिट है, यानी कि जब हमारा 10th कंप्लीट हो जाता है स्टेप, तब हम उसको रेगुलर इंप्लीमेंटेशन
कर देते हैं और उसका बाद जो है उसका बेनिफिट हम देखते हैं। सबसे पहले आइए देखिए क्वालिटी का। क्वालिटी से जो भी रिलेटेड वारंटी या प्रोसेस रिजेक्शन हो रहा था वो रिड्यूस हुआ। रिवर्क कॉस्ट कम हो गया। कम क्या मतलब 100% ही खत्म हो गया जो फ्लैश से रिलेटेड होता था। और उसका जो है क्वालिटी पार्ट का जो है इंप्रूवमेंट किया, क्वालिटी प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुआ। इस तरह से 11 स्टेप जो है आपका कंप्लीट होता है। अब ये दोस्तों बात करते हैं स्टेप जो 12th जो है लास्ट है वो फॉलो अप एंड रिव्यू। यानी कि जब हमारा यह रेगुलर इंप्लीमेंटेशन हो गया तो उसको हम फॉलो अप करते रहेंगे और इसमें जितने भी दूसरा मोल्ड है उसमें भी हम ये चेक करेंगे जो भी प्रॉब्लम हॉरिजॉन्टली इसको दूसरे प्लांट में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इस तरह से आपको 12th जो है फॉलो अप रिव्यू स्टेटस कंप्लीट हो जाता है और आपका जो प्रॉब्लम जो रिजॉल्व हो गया उसको आप क्लोज कर सकते हैं इस स्टेप पे लाकर। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट हमने क्या क्या अपडेट किया। तो इसमें हमने मशीन चेक शीट अपडेट किया, पीएफएमईए, कंट्रोल प्लान, स्टैंडर्ड वर्कशीट, बहुत सारे चीज जो भी डॉक्यूमेंट आप अपडेट करते हैं इसमें आप लिस्ट अप कर लीजिए। अब दोस्तों उस क्यूसी टूल्स और टेक्निक्स को यहाँ लिस्ट अप कर दीजिए जो हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में यूज किया था। इसमें देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स हमने यूज किया था, काउज एंड इफेक्ट डायग्राम हमने यूज किया था, पेरेटो डायग्राम यूज किया था, वाई वाई एनालिसिस किया था। तो यह इस तरह से आप क्यूसी टूल्स और टेक्निक्स यूज जो किया था उसको आप यहाँ लिस्ट अप कर सकते हैं। इस तरह से आप क्वालिटी सर्किल का नाम जो आपका है जो भी आपने लिखा, हमने यहाँ जागृति लिखा था, आप कुछ भी जो आपने नाम दिया था उसको यहाँ लिख करके थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग आवर क्वालिटी सर्किल लिख सकते हैं और यहाँ यह भी लिख सकते हैं योर सजेशन आर मोस्ट वेलकम। इस तरह से आपका QCFI का प्रेजेंटेशन का जो लास्ट स्लाइड है आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों यह एक सेशन रहा जिसमें मैंने यह समझाने की कोशिश किया कि क्वालिटी सर्किल के थ्रू आप किसी भी प्रॉब्लम को अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं और यदि QCFI में यदि कंपटीशन में आप भाग लेना चाहते हैं अपने क्वालिटी सर्किल के थ्रू तो प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है। आशा करता हूं कि ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, उसका क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।